आपने बहुत सारे गिफ्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने यह सुना है कि कोई एक देश दूसरे देश को फॉरेस्ट वन भी गिफ्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हंगरी के द्वारा और कई अन्य देशों के द्वारा वेटिकन सिटी को अपना वन गिफ्ट किया गया है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि पेरिस समझौता 2015 में हुआ COP21 के सम्मेलन के दौरान। पेरिस समझौता 2021 से लागू भी हो गया है। पेरिस समझौते में यह विशेष रूप से महत्व दिया गया है कि जो देश प्रकृति को कम प्रभावित करेंगे, जिसके पास ग्रीन कवर होगा, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वन होगा, वही जो है ग्रीन फंड वाले देश मुख्य रूप से माने जाएंगे, वही ग्रीन जीडीपी वाले देश माने जाएंगे और वही उन समृद्धि वास्तव में प्रकृति के अनुसार समृद्धि मानी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कई दुनिया में ऐसे देश भी हैं जिनके पास जरा भी वन नहीं है। सबसे ज़्यादा वन ब्राज़ील में पाया जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इवन दक्षिणी अफ्रीका को वनों का महाद्वीप भी कहा जाता है, जैव विविधता का महाद्वीप, वनों का महाद्वीप कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है और ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा वन पाया जाता है। लेकिन वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू जैसे देश हैं जहां जरा भी वन नहीं पाया जाता, अर्थात वन के नाम पर जीरो फॉरेस्ट कवर है। वेटिकन सिटी तो आप सभी लोगों को मालूम है कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इतना छोटा है कि मात्र 108 एकड़ का है, मतलब 44 हेक्टेयर, 108 एकड़ का देश है। और जो इटली की राजधानी रोम है, उसी के अंदर टाइबर नदी के किनारे वेटिकन की पहाड़ी पर स्थित है। बहुत छोटा देश है, मतलब इतना छोटा देश अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कोई भी नहीं है। और बेसिकली ये चर्च को महत्व देने के लिए, पोप को महत्व देने के लिए इसको देश के रूप में बनाया गया। इसी तरीके से इटली के जस्ट बगल में ही मोनाको एक देश है जो दुनिया की सबसे सघन आबादी वाला देश माना जाता है। उसे कैसीनो का देश, नाचघर, जुआ का देश भी कहा जाता है। वहाँ पर भी जरा भी वन नहीं है। और नौरू एक द्वीप है, प्रशांत महासागर में द्वीपीय राष्ट्र है। दुनिया का पहला आइलैंड रिपब्लिक, अगर कोई पूछे दुनिया का पहला जो है द्वीपीय गणतंत्र कौन सा है, नौरू है। और एकमात्र देश जिसकी कोई राजधानी नहीं है, मतलब ऐसा द्वीपीय देश जिसकी कोई राजधानी नहीं, वो नौरू है। नौरू में भी फॉरेस्ट नहीं है। तो जिनके पास वन नहीं है वो ग्रीन एक्टिविटी के माध्यम से कैसे अपने लिए ग्रीन इनकम जुटाएंगे? आपको एक चीज़ पहले बता दें, पहले कहा जाता था आराम हराम है, अर्थात जो आराम करता है वो काम नहीं करता है। लेकिन जब से पेरिस समझौता हुआ है तब से यह कहा जाने लगा है कि आराम हराम नहीं है, आराम भी काम है। क्योंकि जो काम नहीं करता वो प्रकृति को प्रभावित नहीं करता, वो गैसीय उत्सर्जन नहीं करता, वो गैसियस एमिशन नहीं करता। अर्थात अब काम नहीं करना भी एक तरीके का काम है, प्रकृति का संरक्षण है। लेकिन जहाँ सघन आबादी है, जहाँ ज़्यादा आबादी है, वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड सहित बहुत सारे गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। मानो अपनी दिनचर्या में जो भी गतिविधियां करता है उससे बहुत प्रकार के गैसीय उत्सर्जन होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में इन सबको पहचाना गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक एमिशन है, मीथेन दूसरा सबसे बड़ा एमिशन है। और अगर आप देखेंगे तो ये सब मानवीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मानव जहाँ रहेगा कुछ न कुछ कचरा फैलाएगा, कुछ न कुछ जानते गंदगी करेगा, मीथेन निकलेगा, कोई न कोई फ्यूल कंज्यूम करेगा, कुछ न कुछ या कोई भी फ्यूल कंज्यूम करेगा तो सामान्यतः उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अगर वो बहुत ग्रीन फ्यूल नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं है, विंड एनर्जी नहीं है, हाइड्रोजन एनर्जी नहीं है, तो निश्चित रूप से होगा। तो इसका मतलब है वो प्रकृति के ऊपर प्रभाव तो डाल रहा है, लेकिन जो उत्सर्जन कर रहा है क्या उसको कंपनसेट कर पा रहा है? उसको कंपनसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले कौन होते हैं? वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे सोखेंगे? या तो आपके पास फिर टेक्नोलॉजी हो, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी,
कार्बन सिंकिंग की टेक्नोलॉजी हो, वो तो जानते हैं अभी उतना व्यवहारिक नहीं हो पाई है और उसकी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में जो देश कार्बन डाइऑक्साइड सहित बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है अपने लिए फॉरेस्ट का इंतजाम करना। नहीं तो कार्बन ट्रेड के अंतर्गत, कार्बन व्यापार के अंतर्गत उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब वेटिकन सिटी को कौन कहे कार्बन क्रेडिट खरीदने के लिए? दुनिया के 45 करोड़ से अधिक ईसाइयों का मुखिया, रोमन कैथोलिक का प्रमुख पोप जानते हैं, चर्च का प्रमुख पोप वहीं पे रहता है। और इस नाते बहुत सारे रोमन कैथोलिक वाले देशों ने ये प्लान बनाया कि हम अपना फॉरेस्ट वेटिकन सिटी को गिफ्ट करेंगे, ताकि उसके द्वारा किए जाने वाले उत्सर्जन को एक तरीके से बैलेंस किया जा सके और साथ ही साथ वेटिकन सिटी बिना फॉरेस्ट के भी कार्बन क्रेडिट वाला, ग्रीन एक्टिविटी वाला, ग्रीन इनकम वाला, ग्रीन जीडीपी वाला देश बन सके। तो बिना बन के भी आप ग्रीन जीडीपी वाला देश बन सकते हैं। इस प्रकार की जो अभी यूरोप में जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, उसको देख करके जानते हैं आप इस बात को समझ सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इस बिंदु को ध्यान में रखें। एग्ज़ाम के नज़रिए से भी यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और साथ ही साथ आपको इन बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए कि बदलते दौर में, बदलते परिवेश में किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। जब से पेरिस समझौता आया है तब से ग्रीन एक्टिविटी, ग्रीन इनकम और फॉरेस्ट की वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन बहुत सारे देश हैं जिनके पास फॉरेस्ट नहीं है। लगभग 49 देश ऐसे हैं जो समुद्रों में हैं और छोटे द्वीप हैं, और समुद्रों में छोटे द्वीपों पर वनों का विस्तार उतना नहीं होता। तो उन देशों ने संयुक्त राष्ट्र को दबाव डाला कि भैया ये सब जो पेरिस समझौता पास कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमारे 49 देशों के लिए तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा आपके लिए ब्लू क्रेडिट होगा, आप अपने तटों की रक्षा कितना कर पाते हैं, शैवालों प्रवालों की रक्षा कितनी कर पाते हैं, समुद्री जैव विविधता को अगर आप बना करके रख पाते हैं तो वो उसके इक्विवेलेंट होगा। लेकिन कुछ देश ऐसे निकले जिनके पास इसका भी इंतजाम नहीं, क्योंकि वेटिकन सिटी के पास वन भी नहीं और वेटिकन सिटी के पास समुद्री तट भी नहीं, समुद्र भी नहीं, समुद्र की जैव विविधता नहीं। मोनाको के पास भी, मोनाको भी जानते हैं, उसके पास भी समुद्री जैव विविधता नहीं। तो मोनाको, वेटिकन सिटी जैसे देशों को तभी पेरिस समझौते के दौर में अपने आप को बेहतर करने का रास्ता, अवसर मिलेगा जब उसे कोई वन गिफ्ट करेगा। और अब यूरोप में जानते हैं इस प्रकार की गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। इसी तरीके से हम लोग रोज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं, रोचक बिंदुओं और एग्ज़ाम के नज़रिए से तमाम चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसको लेकर लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें और पुराने जो हमारे संवाद श्रृंखला में अभी तक जो जितने वीडियोस रहे उसको ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि इससे बहुत लाभ आपको होगा और साथ ही साथ आपकी सोच और समझ का भी विस्तार होगा, जागरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।